नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानून पर बात करने वाले हैं, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। जी। ये वो कानून है जो भारत में हम सब के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए एक तरह का ढांचा तैयार करता है। बिल्कुल सही। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस कानून की मुख्य बातें समझें। ये कैसे बना है, मानवाधिकार का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं। ये 1993 में लागू हुआ था, है ना? जी हाँ, 28 सितंबर 1993 से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि ये कानून मानवाधिकार मानता किसको है, मतलब क्या है इसका? हाँ, ये बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, कानून की धारा 2D बताती है कि मानवाधिकार का मतलब है वो अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन, उसकी स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हों। अच्छा। और ये वो अधिकार हैं जिनकी गारंटी या तो हमारा संविधान देता है या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिनमें भारत शामिल है। ओके। और सबसे जरूरी बात कि ये अधिकार भारत की अदालतों द्वारा लागू करवाए जा सकते हैं, मतलब सिर्फ कागज पर नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि वो लागू हो सकें। अच्छा, तो इन अधिकारों की रक्षा के लिए कानून ने क्या इंतजाम किए हैं? कौन सी संस्थाएं बनाई हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, इसका नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये इस कानून के तहत बनी सबसे प्रमुख संस्था है। केंद्र सरकार इसका गठन करती है। इसकी बनावट भी मतलब काफी सोच समझ कर की गई है। अध्यक्ष जो होते हैं वो आमतौर पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई जज रहे होते हैं। अच्छा। जी हाँ। और साथ में सुप्रीम कोर्ट के एक और जज, वर्तमान या पूर्व, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वर्तमान या पूर्व, और 3 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें मानवाधिकारों का या तो अच्छा ज्ञान हो या फिर व्यवहारिक अनुभव हो। 3 और सदस्य। हाँ, और इन 3 में से कम 1 महिला सदस्य का होना जरूरी है। ये तो बहुत अच्छा प्रावधान है। मैंने सुना है इसमें कुछ और आयोगों के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, SC/ST आयोग, महिला आयोग और दिव्यांगजनों के मुख्य आयुक्त। अरे वाह, काफी सारे। हाँ, इन सभी आयोगों के अध्यक्ष भी कुछ खास कामों के लिए NHRC के सदस्य माने जाते हैं। इससे पता चलता है कि मानवाधिकार का दायरा कितना फैला हुआ है। सही बात है। और इनका मुख्यालय दिल्ली में है? जी, मुख्यालय दिल्ली में है और एक महासचिव भी होता है जो आयोग का CEO होता है। अच्छा। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? ये सदस्य चुने कैसे जाते हैं? प्रक्रिया तो काफी बड़ी लगती है। हाँ, प्रक्रिया काफी उच्च स्तरीय है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन एक कमेटी की सिफारिश पर। कमेटी? उसमें कौन कौन होता है? उस कमेटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्यों में लोकसभा के स्पीकर, गृहमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन शामिल होते हैं। बाप रे, मतलब पूरी राजनीतिक व्यवस्था के शीर्ष लोग शामिल हैं इसमें। जी, ताकि चयन निष्पक्ष और महत्वपूर्ण हो। और इनका कार्यकाल कितना होता है? क्या वो हमेशा पद पर बने रहते हैं? नहीं, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का कार्यकाल 3 साल का होता है या फिर उनके 70 साल की उम्र पूरी होने तक, जो भी पहले हो जाए। अच्छा, 3 साल या 70 साल। और क्या उन्हें हटाया भी जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है अगर उन पर कोई साबित हुआ कदाचार या अक्षमता का आरोप हो, लेकिन ऐसे ही नहीं हटा सकते। तो फिर कैसे? राष्ट्रपति हटाते हैं, पर केवल सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच में आरोप सही पाता है तभी। कुछ और कारण भी हैं, जैसे अगर वो दिवालिया हो जाएं या कोई और लाभ का पद ले ले। प्रक्रिया काफी सख्त है। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। ये आयोग NHRC करता क्या है? इसके काम क्या है? देखिए, आयोग के काम बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो ये कि ये मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। खुद से भी कर सकता है या शिकायत आने पर? दोनों तरह से। स्वप्रेरणा से, मतलब खुद से मामला संज्ञान में ले सकता है, या फिर किसी पीड़ित की याचिका पर भी जांच शुरू कर सकता है। और अगर मानवाधिकार से जुड़ा कोई मामला किसी कोर्ट में पहले से चल रहा है तो आयोग उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। अच्छा। जी। इसके अलावा ये जेलों और दूसरी ऐसी जगहों का निरीक्षण कर सकता है जहां लोगों को रखा जाता है, ये देखने के लिए कि वहां मानवाधिकारों की स्थिति कैसी है। ये तो बहुत जरूरी काम है। बिल्कुल। साथ ही ये मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों की समीक्षा करता है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का अध्ययन करता है, रिसर्च को बढ़ावा देता है और लोगों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम भी करता है। हाँ,
लोक सेवकों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन या उसे रोकने में उनकी लापरवाही की जांच करना भी आयोग का एक प्रमुख काम है। तो जांच के दौरान इसके पास ताकत क्या होती है? क्या ये किसी को सजा दे सकता है? देखिए, जांच करते समय आयोग के पास वो सारी शक्तियां होती हैं जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत। जैसे गवाहों को समन भेजना, उन्हें बुलाना, किसी दस्तावेज को मंगवाना और उसकी जांच करना, हलफनामे पर सबूत लेना। ये केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी जांच एजेंसी की मदद भी ले सकता है। लेकिन क्या ये कोर्ट की तरह सजा सुना सकता है? नहीं, आमतौर पर आयोग सीधे सजा नहीं देता। जांच पूरी होने के बाद ये सरकार या संबंधित अथॉरिटी को अपनी सिफारिशें भेजता है। सिफारिशें? किस तरह की? जैसे कि पीड़ित को मुआवजा दिलवाने की सिफारिश, या दोषी लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश, या कोई और जरूरी कदम उठाने की सिफारिश, जैसे अंतरिम राहत। अच्छा, तो ये एक तरह से जांच करके रिपोर्ट और सिफारिशें देता है। जी हाँ, ये एक शक्तिशाली जांच और सिफारिशी निकाय है। ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर की बात। क्या राज्यों में भी ऐसी कोई व्यवस्था है? क्योंकि मसले तो ज्यादातर राज्य स्तर पर ही उठते होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कानून राज्य सरकारों को भी राज्य मानवाधिकार आयोग यानी SHRC बनाने का अधिकार देता है। अच्छा, राज्यों के लिए भी है? जी, और इनकी बनावट और काम करने का तरीका काफी कुछ NHRC जैसा ही है। अध्यक्ष आमतौर पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या जज होते हैं। और नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक कमेटी की सिफारिश पर, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। इसमें राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। कार्यकाल भी वैसा ही होता है? हाँ, कार्यकाल भी वही है, 3 साल या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। और शक्तियां, प्रक्रियाएं, ये सब भी काफी हद तक राष्ट्रीय आयोग जैसी ही हैं। ये तो अच्छा है कि राज्य स्तर पर भी ध्यान दिया गया है। अच्छा, एक और बात थी, मानवाधिकार न्यायालय, ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स। हाँ, अधिनियम में इसका भी प्रावधान है। कानून कहता है कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की तेजी से सुनवाई हो सके, इसके लिए राज्य सरकार हर जिले में किसी सेशन कोर्ट को मानवाधिकार न्यायालय के तौर पर नामित कर सकती है, ताकि मुकदमे जल्दी चले। जी। और इन मामलों के लिए विशेष लोक अभियोजक, मतलब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, नियुक्त करने का भी प्रावधान है। ठीक है। क्या इन आयोगों की जांच करने पर कोई सीमाएं भी हैं? मतलब क्या ये हर मामले की जांच कर सकते हैं? नहीं, कुछ सीमाएं हैं। जैसे आयोग ऐसे किसी मामले की जांच नहीं करेगा जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराया गया हो। अच्छा, 1 साल की समय सीमा है। हाँ, और अगर कोई मामला पहले से ही किसी राज्य आयोग या किसी और आयोग के पास पेंडिंग है, तो भी NHRC उसे नहीं देखेगा। एक और बात, सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े मामलों के लिए एक अलग थोड़ी सीमित प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया अलग है। जी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कानून 1993 का अधिनियम मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक पूरा सिस्टम बनाता है। जी। राष्ट्रीय स्तर पर NHRC, राज्यों में SHRC, फिर विशेष अदालतें। ये न सिर्फ अधिकारों को परिभाषित करता है, बल्कि उनके उल्लंघन पर जांच और एक तरह से निवारण के लिए संस्थाएं भी बनाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक विस्तृत ढांचा है। लेकिन अंत में एक सवाल सोचने लायक है। क्या? कि ये कानून बेशक बहुत शक्तिशाली संस्थाएं बनाता है, NHRC, SHRC, पर जमीनी हकीकत में, व्यवहार में इनकी सिफारिशें कितनी असरदार साबित होती हैं? हाँ, ये तो एक बड़ा सवाल है। खासकर तब जब मामला सरकारी अधिकारियों या कभी-कभी सशस्त्र बलों के खिलाफ कार्रवाई का हो। सिफारिशें तो होती हैं, पर उन पर अमल कितना होता है? ये सवाल हमें कानून और उसके असल कार्यान्वयन के बीच के अंतर पर सोचने को मजबूर करता है। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर शायद आगे भी चर्चा की जा सकती है। खैर, आज हमने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के मुख्य पहलुओं को समझा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।